हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। इसकी बुक अर्थशास्त्र के अध्याय 3 मुद्रा और साख के प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए और समस्याएं खड़ी कर सकता है, स्पष्ट कीजिए। तो प्रश्न यह पूछ रहा है कि जैसे एक कर्जदार है ना, जिसने ऋण लिया हुआ है, जो कर्जदार है, तो उसके पास जो स्थितियां हैं, उसकी जो परिस्थितियां हैं वर्तमान समय की, वह बहुत ही जोखिमपूर्ण है, मतलब बहुत ही ज़्यादा समस्याग्रस्त है वह। और उस समय वह ऋण ले रहा है, वह कर्ज ले रहा है, तो वह कर्ज लेने पर वह और समस्याओं में फंस जाता है। कैसे? तो चलिए इसे देख लेते हैं। जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए समस्याएं खड़ी कर सकता है। उदाहरण के लिए हम एक उदाहरण से इसे समझ सकते हैं कि एक छोटा किसान है ना, राम, उसका नाम राम है और उसके पास 2 एकड़ जमीन है। वह अपने 2 एकड़ जमीन पर कपास उगाता है और वह इस आशा से कपास उगा रहा है कि ये जो फसल तैयार होगी, है ना, तो इससे जो मैं कर्ज है वह चुका दूंगा। उसे ये लग रहा है कि फसल अच्छी होगी और फसल के अच्छे होने पर मैं जो कर्ज ले रहा हूँ उसे चुका दूंगा। तो खेती के खर्चे के लिए साहूकार से वो ऋण ले लेता है। अब फसल पर कीटनाशकों के हमले से फसल बर्बाद हो जाती है, जबकि रामू ने क्या किया था, फसल पर महंगी कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया था, पर उससे विशेष अंतर नहीं पड़ा। वह साहूकार का कर्ज लौटाने में असमर्थ रहता है और वर्ष भर में यह कर्ज बड़ी रकम बन जाता है, क्योंकि जो साहूकार है उसने उधार में जो पैसा दिया है, तो उनका जो ब्याज रेट होता है, ब्याज की जो दर होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो साल भर में वह उनका जो मूलधन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब अगले वर्ष क्या करेगा? अगले वर्ष रामू फिर खेती करेगा और खेती करने के लिए उसे क्या चाहिए होगा? उसे दोबारा उधार चाहिए होगा, फिर दोबारा उधार लेगा और इस वर्ष फसल ठीक रहती है, इस वर्ष उसकी जो फसल है वो अच्छी है, ठीक, लेकिन इतनी अच्छी नहीं है कि वह अपना पूरा ऋण, अपना पूरा कर्ज वापस कर सके। वह कर्ज में क्या कहते हैं, अभी फंसा हुआ है, ठीक। अब वह वापस तो नहीं कर सकता, सिर्फ इतना हुआ है कि वह अपनी घर की जो समस्याएं हैं उनका समाधान कर ले, लेकिन उसने उस साल जो कर्ज लिया है साहूकार से वो नहीं चुका पा रहा। वो तो क्या हो रहा है, उसका दाम तो क्या हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है ना। तो उसे कर्ज अदा करने के लिए अपनी जमीन का कुछ भाग बेचना पड़ता है। अब कर्ज ने रामू की कमाई को बढ़ाने के बजाय उसकी स्थिति कैसे कर दी है, बदतर कर दी है। इसे साधारण भाषा में कर्ज जाल कहा जाता है और इस मामले में ऋण कर्जदार को ऐसी स्थिति में धकेल देता है जहां से बाहर निकलना काफी कष्टदायक होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो एक किसान है जिसने कर्जा लिया है, तो वह एक बार जब कर्ज के जाल में फंस गया है तो उससे उसे निकलने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और वैसे वो मेहनत चाहे कितनी भी कर ले उस कर्ज से नहीं निकल पाता है। प्रश्न दूसरा है, मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्याओं को किस तरह सुलझाती है, अपनी ओर से उदाहरण देकर समझाइए। तो पहले तो ये जान लीजिए कि मुद्रा मतलब क्या हुआ। मुद्रा है मतलब हुआ रुपया, पैसा। तो दोहरा संयोग क्या होता है? दोहरा संयोग जैसे कि जब मुद्रा नहीं थी, जब पैसा रुपया नहीं था, तो उस समय वस्तु का विनिमय कैसे होता था, मतलब वस्तु का आदान प्रदान कैसा होता था, वस्तुओं के द्वारा ही होता था। मतलब मेरे पास गेहूं है, मुझे कपड़े की जरूरत है, तो मैं कपड़े वाले को गेहूं दूंगी और क्या करूंगी, उससे कपड़ा ले लूंगी, ठीक है। और इस तरीके से वस्तु का विनिमय हुआ करता था, मतलब वस्तु का आदान प्रदान हुआ करता था। लेकिन उससे क्या होता था, उससे यह होता था कि मान लीजिए मुझे गेहूं की जरूरत है पर सामने वाले को कपड़े की जरूरत है ही नहीं और मैं बोलूँ भाई मेरे पास तो कपड़ा है देने के लिए, तब क्या होगा, तब वह मुझसे वस्तु खरीदेगा ही नहीं या गेहूं मेरे बदले में नहीं। तो मुझे किसी दूसरे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा कि जिसे कपड़े की जरूरत हो और जो मुझे गेहूं दे सके। तो इस तरीके के दोहरे सहयोग होना मतलब बड़ी समस्याग्रस्त हुआ करता था। इस तरीके के लोग मिलना बड़ी मुश्किल का काम हुआ करता था, क्योंकि जो जरूरी नहीं है कि जो चीज़ मुझे जरूरत हो तो सामने वाले को उसी चीज़ की जरूरत हो, है ना।
तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो मुद्रा विनिमय प्रणाली वस्तु विनिमय प्रणाली से अधिक उत्तम है। आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या वस्तु विनिमय की सबसे कठिन समस्या है। यदि दो व्यक्तियों को आवश्यकता संबंधी वस्तु नहीं मिल पाती है तो विनिमय होना असंभव है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कपड़ा व्यापारी को चावल चाहिए तो उसे ऐसे किसान को खोजना होगा जो चावल के बदले कपड़े खरीदना चाहता हो। इस समस्या का समाधान मुद्रा का प्रयोग करके किया जा सकता है। वह कपड़े बेचकर मुद्रा प्राप्त करके उस मुद्रा से अपनी जरूरत का सामान खरीदता है। अतः मुद्रा के प्रयोग ने दोहरे संयोग की समस्या को सुलझा दिया है। तो अब क्या है, मान लीजिए कपड़ा था मेरे पास, तो मैं मार्केट में कपड़ा बेचूंगी, मेरे पास मुद्रा आ जाएगी। मुद्रा मतलब रुपया पैसा आएगा, और उस रुपये पैसे से हमें जो भी वस्तु की जरूरत है हम उस वस्तु को खरीद सकते हैं। प्रश्न तीसरा है, अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों को जरूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस तरह मध्यस्थता करते हैं। अब यहाँ पर बैंक का कार्य बताया गया है कि जिसके पास ज़्यादा मुद्रा है, ज़्यादा पैसा है, और जो जरूरतमंद हैं, जिन्हें पैसे की जरूरत है, तो उन दोनों के बीच में, मतलब ज़्यादा पैसे वाले के पास और कम जिसके पास पैसा नहीं है, जिसको जरूरत है पैसे की, उन दोनों के बीच बैंक कैसे मध्यस्थता का कार्य करता है। तो चलिए देखते हैं। बैंक जिनके पास अतिरिक्त धन राशि है एवं जिन्हें राशि की जरूरत है के बीच मध्यस्थता का काम करते हैं। बैंक अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों से मुद्रा एकत्र करके उनका खाता खोलता है तथा जमाओं पर, मतलब उसने क्या किया, जो अतिरिक्त मुद्रा वाला है उसका खाता खोला। अब खाता खोलेंगे तो वो क्या करेगा, वो अपने पैसे को जमा करेगा, और इस जमा पर वह क्या देगा, ब्याज देगा। कौन देगा ब्याज, बैंक देगा, तथा लोगों को आवश्यकता अनुसार धन निकालने की सुविधा उपलब्ध कराता है। बैंक जमा राशि को जरूरतमंद लोगों को ऋण देने के लिए प्रयोग करते हैं तथा ऋण पर ब्याज लगाते हैं। इस प्रकार बैंक गुटों के बीच मध्यस्थता का काम करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, 10 रुपए के नोट को देखिए। आप सबने 10 रुपए का नोट देखा होगा, तो उसमें क्या देखा है, क्या लिखा होता है उसमें, तो इसके ऊपर क्या लिखा है, क्या आप इस कथन की व्याख्या कर सकते हैं। तो जो 10 रुपए का नोट होता है तो उसमें लिखा होता है भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक, वैसे सभी नोटों में लिखा रहता है भारतीय रिजर्व बैंक है। इसके अलावा यह कथन कि मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ भी लिखा होता है। इस कथन का तात्पर्य यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक की केंद्रीय सरकार की ओर से मुद्रा जारी करने का जो अधिकार है वह इस 10 रुपए के नोट के धारक की प्रत्येक स्थिति में 10 रुपए अदा करने का वादा करता है। प्रश्न नंबर 5 है, हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की क्यों जरूरत है। अब जो भारत में ऋण प्रदान करने वाले जो स्रोत होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है औपचारिक और दूसरे होते हैं अनौपचारिक। तो यहाँ पर बोला गया है कि औपचारिक जो स्रोत होते हैं उन्हें बढ़ाने की जरूरत क्यों है। तो औपचारिक स्रोतों में ऋण पर ब्याज की अधिक होता है, ब्याज जो होता है वो अधिक होता है, और अनौपचारिक ऋणदाता, अब देखो औपचारिक कौन सा होगा, बैंक वगैरह हो जाएंगे। अनौपचारिक कौन कौन हो जाएंगे, जैसे साहूकार हो गया, व्यापारी आदि ऋण वसूलने के लिए अनुचित साधन अपनाते हैं। ठीक, तो साहूकार वगैरह जो हो गए तो ये कैसे हो गए, अनौपचारिक स्रोत हो गए। और अगर इनसे ऋण लिया जाता है तो ये क्या करते हैं, ब्याज बहुत अधिक रखते हैं। अनौपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं है। जो लोग औपचारिक सेक्टर से ऋण नहीं ले पाते वह सूदखोर मतलब साहूकारों के चंगल में फंस जाते हैं। उसके बाद उनके शोषण का एक अंतहीन सिलसिला शुरू होता है। लोगों को गरीबी और कर्ज के कुचक्र से निकालने के लिए उन तक ऋण के औपचारिक स्रोतों को पहुंचाना जरूरी हो जाए। प्रश्न नंबर 6 है,
गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूहों के संगठन के पीछे मूल विचार क्या है, अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। तो उसका उत्तर है भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मौजूद नहीं हैं, और जहां हैं भी बैंक तो वहां भी बैंक से कर्ज लेना साहूकार से कर्ज लेने की अपेक्षा ज़्यादा मुश्किल है। ऋणाधार की कमी होने के कारण भी गरीब परिवार बैंकों से ऋण नहीं ले पाते, इसलिए गरीब लोग महाजनों से ऋण लेते हैं जो ब्याज की दरें ऊंची रखते हैं। गरीबों को इस हालात से बचाने के लिए ऋण देने के लिए नए तरीकों को अपनाने की कोशिश की गई है। आत्मनिर्भर गुटों के संगठन के पीछे भी यही विचार है। इन गुटों को सरकार ऋण देती है और इस ऋण को उतारने की जिम्मेदारी भी गुट की होती है। आत्मनिर्भर गुट कर्जदारों को ऋणाधार की कमी की समस्या से उबारने में मदद करते हैं। उन्हें समय अनुसार विभिन्न लक्ष्यों के लिए एक यथोचित ब्याज दर पर ऋण मिल जाता है। इससे गांव के पुरुष व महिलाएं स्वावलंबी बन जाती हैं। अब प्रश्न नंबर 7 है, क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते हैं? ऐसे कौन कौन से कारण हैं कि बैंक जो होता है वह कर्जदारों को कर्ज देना ही नहीं चाहता? तो नंबर 1 कारण है कि कुछ लोगों के पास बैंक में गिरवी रखने के लिए कोई संपत्ति नहीं होती है। दूसरा कारण है कुछ लोग इस अवस्था में नहीं होते कि ऋण का भुगतान कर सकें। और नंबर 3 कारण है कुछ लोग पहले से ही ऋण के जाल में फंसे होते हैं, इसलिए बैंक उन लोगों को और ऋण देना नहीं चाहता है, क्योंकि बैंक को पता है कि यदि हम ऐसे लोगों को ऋण देंगे तो हमें ऋण मतलब जो हमारा धन है वो हमें वापस प्राप्त नहीं होगा। प्रश्न 8 है, भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह नजर रखता है और यह जरूरी क्यों है? तो भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर बैंक दर में परिवर्तन करके तथा खुले बाजार की प्रक्रिया द्वारा नजर रखता है। प्रश्न 9 है, विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। सभी व्यावसायिक क्रियाओं का विकास एक अच्छी ऋण प्रणाली पर निर्भर करता है। ऋण व्यावसायिक क्रियाओं की कच्चे माल, कार्यशील पूंजी आदि से संबंधित आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है। यह व्यवसाय की लाभ अर्जित करने की क्षमता में वृद्धि करता है। इसी कारण सभी लोगों की आय में वृद्धि होती है, जिससे राष्ट्रीय आय में भी साथ साथ वृद्धि होती है, जो कि विकास का सूचक है। प्रश्न नंबर 10 है, मानव को एक छोटा व्यवसाय करने के लिए ऋण की जरूरत है। मानव किस आधार पर यह निश्चित करेगा कि उसे यह ऋण बैंक से लेना है या फिर साहूकार से लेना है? चर्चा कीजिए। यदि मानव के पास गिरवी रखने के लिए कोई संपत्ति है तो वह बैंक से ऋण ले सकता है, और दूसरी ओर यदि मानव कम ब्याज दर पर ऋण चाहता है तो उसे बैंक से ऋण लेना चाहिए, ना कि साहूकार से। यदि वह छोटी अवधि के लिए ऋण लेना चाहता है तो उसे ऋण साहूकार से लेना चाहिए, एवं यदि लंबी अवधि के लिए ऋण चाहिए तो बैंक से ऋण लेना उचित होगा। प्रश्न नंबर 11 है, भारत में 80% किसान छोटे किसान हैं, जिन्हें खेती करने के लिए ऋण की जरूरत होती है। तो प्रश्न नंबर इसमें क्या दिया है? बैंक छोटे किसानों को ऋण देने से क्यों हिचकिचा सकते हैं? हम पहले भी इसको देख चुके हैं, फिर भी इसको उत्तर देख लेते हैं। तो बैंक छोटे किसानों को ऋण देने से इसलिए हिचकिचा सकते हैं क्योंकि उनके पास गिरवी रखने को कोई संपत्ति नहीं होती, तथा कुछ किसानों की स्थिति इस प्रकार की होती है जो समय पर ऋण अदायगी कर सके, मतलब टाइम पीरियड पर ही वह अपने कर्जे को चुका सकें, है ना, इतनी हैसियत नहीं होती। इसके अलावा कुछ किसान पहले से ही ऋण के जाल में फंसे होते हैं, इसलिए भी बैंक ऋण देने को तैयार नहीं होता है। प्रश्न नंबर ख है, वे दूसरे स्रोत कौन हैं जिनसे छोटे किसान कर्ज ले सकते हैं? तो कौन कौन से हैं? वो अनौपचारिक होते हैं, है ना। तो अनौपचारिक स्रोत कौन से होते हैं? जैसे साहूकार हो गया, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त इत्यादि से छोटा किसान कर्ज ले सकता है। प्रश्न नंबर ग है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए कि किस तरह ऋण की शर्तें
छोटे किसानों के प्रतिकूल हो सकती हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी किसी वस्तु को गिरवी रखकर साहूकार से ऋण प्राप्त करता है, वह समय अवधि पूर्ण हो जाने तक ऋण का भुगतान नहीं कर सकता, तो उस स्थिति में साहूकार व्यक्ति की वस्तु को बेचकर ऋण की राशि का भुगतान प्राप्त कर सकता है। प्रश्न नंबर घ है, सुझाव दीजिए कि किस तरह छोटे किसानों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है। तो उत्तर है, बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण का एक अन्य स्रोत सहकारी समितियां हैं। तो बैंक के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में कौन सी समितियां पाई जाती हैं? सहकारी समितियां पाई जाती हैं। तो इस सहकारी समिति के सदस्य अपने संसाधनों को कुछ क्षेत्रों में सहयोग के लिए एकत्र करते हैं। कई प्रकार की सहकारी समितियां संभव है, जैसे किसानों, बुनकरों एवं औद्योगिक मजदूरों इत्यादि की सहकारी समितियां। इनके द्वारा क्या हो सकता है, हम सस्ता ऋण प्रदान करवा सकते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खालिस्तान परिवारों की ऋण की अधिकांश जरूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती हैं। तो कौन से परिवार होते हैं जिनके ऋण की जरूरत अनौपचारिक स्रोत से होती है? तो वह निर्धन या गरीब परिवार जो होते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे हम? निर्धन या गरीब लिख सकते हैं। खालिस्तान ऋण की लागत ऋण का बोझ बढ़ाती है। तो कौन सा ऋण है जिसकी लागत ऋण का बोझ बढ़ाती है? अधिकतम ज़्यादा यदि हम ऋण लेंगे तो वो क्या होगा? बोझ बन जाएगा। फिर है, खालिस्तान केंद्रीय सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है। तो कौन है जो करेंसी नोट जारी करता है? RBI कह सकते हैं, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। ठीक। बैंक खालिस्तान पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं। तो जो बैंक है वो जमा राशि पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं। खालिस्तान संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार होता है, जिसे वह ऋण लेने के लिए गारंटी के रूप में इस्तेमाल करता है जब तक ऋण चुकता नहीं हो जाता। तो समर्थक ऋणाधार ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार होता है। प्रश्न नंबर 13 है, सही उत्तर का चयन करें। स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधित अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। तो किसके द्वारा निर्णय लिया जाएगा? सदस्यों के द्वारा। इसका उत्तर होगा बी। दूसरा है, ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। तो ऋण के औपचारिक स्रोत में कौन शामिल नहीं होता है? तो इसका उत्तर होगा सी, नियोक्ता। ठीक। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर को हल किया। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्ते।